अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया हमने। अब पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 9 भी कर लें। 10 तो वैसे ही हो गया, मतलब उसने सिर्फ ये बोला है कि ना डिस्पोजल ना रिवैल्यूएशन एडेप्शन हुआ है, तो ठीक है हम कर लेंगे। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है? फॉलोइंग बिल्स फॉर एक्सपेंसेस वर रिसीव्ड। बिल आगे आपको बिल आ जाता है महीने के एंड पे, नॉर्मली वो 5-6 दिन बाद अगले महीने के 5-6 को पे होता है, तो इसका मतलब वो पेएबल होता है। बस कर दें, क्लास शुरू हो गई है। मैंने कहा बता दूं, इत्तलान अर्ज है, मौजूदा सहूलत अब बोलने वाली मैसर नहीं है। तो जी ये क्या है? ये क्लोजिंग पेएबल है। ट्रायल के अंदर ओपनिंग पेएबल भी है, ट्रायल के अंदर पेड भी है, और ट्रायल के बाद अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग में भी पेएबल नजर आ रहा है। तो हमारे 2 अदद लेजर्स बनेंगे। ठीक है जी। वर्किंग नंबर 9 कौन सा एक्सपेंस है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। ओपनिंग में पेएबल, कल मैंने बोला था देखो पूरे ट्रायल में कहीं ओपनिंग पेएबल नजर आ रहा है, आपने कहा नहीं। प्रीपेड नजर आ रहा है, आपने कहा नहीं। जैसे इधर भी कोई ओपनिंग में प्रीपेड नहीं था, तो हमने खुद से अज्यूम नहीं कर लिया ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो बता रहा है ओपनिंग पेएबल कितना है। फिर एज पर ट्रायल, ट्रायल लिख दो या कैश लिख दो, बात तो एक ही है। 500 और क्लोजिंग में उसने अदर, तो ट्रायल से आपने किससे उठा लिया जी? ये 500 को, और क्लोजिंग में रिपेयर मेंटेनेंस 56 का पेएबल है। क्लोजिंग में कितना जी? 56। तो बैलेंसिंग फिगर ये P&L में ले जाओ, एक्सपेंस है 511। तो मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी 70-80% मार्क्स आसान वाले होंगे, ये याद रखना। जो वो ले लेगा वो फेल नहीं होता। इवन 30% मार्क्स लूज करने वाला भी वो फेल होने वाला फेल वो बच्चा होगा जो आसान नंबर लूज करेगा। जो वो 70%, 60-70% मार्क्स जो हर सवाल में मिलते जुलते आसान रिकरिंग नेचर की चीजें वो मिस करेगा। एक दो एडजस्टमेंट्स का ना आना आपको कभी भी फेल नहीं करवाएगा, ये याद रखना। बाकी आपकी मर्जी, आप सोच बदलें और रिजल्ट बदलें जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जी, वर्किंग 511 और क्लोजिंग में, अच्छा ट्रेड एंड अदर पेबल्स कोई थे? ट्रेड क्रेडिटर्स आ रहे हैं और अदर पेबल्स में ये इकट्ठे कर सकते हैं वैसे हम, क्या ख्याल है? करना दें फिर आज। इधर देखो फिर, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स भी आ ही जाएंगे। मैंने पहले जगह छोड़ दी, जरूरी नहीं है आप पहले ये पेबल लिख लें बाद में ट्रेड क्रेडिटर्स लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जरा दिल कर रहा है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स तो आ ही जाएंगे। अदर पेबल 56 आ गए। फिर जी वर्किंग नंबर 10 क्या है जी? खर्चे का नाम यूटिलिटी। ये एक्सपेंस ही होता है, आपको यूटिलिटी कंपनी बनाने की आपकी इनकम होगी, ठीक है। ओपनिंग में पेएबल 55, ट्रायल से उठाइए, ये क्लोजिंग 67 है, ये ट्रायल में नहीं है। ट्रायल से उठाइए पेड 400, तो ट्रायल लिख दें, कैश लिख दें, दोनों लिख दें, कोई मसला नहीं जी। कितना? 400। और क्लोजिंग में वो कह रहा है जी क्या है? पेएबल है 67। बिल्स रिसीव्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड करेंगे। अब बिल्स रिसीव हुए हैं आपको रिपेयर के, यूटिलिटीज के, तो ये आपका एक्सपेंस ही है। तो फिर पेड बिल्स हमेशा पे, खामोश है तो पेएबल ही होता है जी। 412, तो ये बैलेंस है। अच्छा, अब कैश फ्लो का टॉपिक अगले हफ्ते, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को शुरू हो जाएगा। अब उसके अंदर आपको ये ब्लू कैश नजर आएगा, क्या मतलब? उलट कहानी होगी, वहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंसेस दे देगा और हमने भागना कैश के पीछे होगा, क्योंकि हमने जो कैश फ्लो बनानी होगी, लेजर ऐसे ही बन रहे होंगे, बैलेंसिंग ऐसे ही हो रहा होगा। तो मुश्किल वक्त इज ओवर, आप डे 1 से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब बस इसको लेट गो नहीं करना। 412, तो 412 यूटिलिटीज इधर डाल दो। क्लियरली उसने बताया नहीं है कि ये यूटिलिटीज किससे रिलेट करती हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल में कैसे डाल दें? फिर नहीं डालते, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मशीनें नहीं ना लगी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, गुड्स परचेज करके बेचते होंगे,
इसलिए वो मशीनें नहीं होंगी, बस ठीक है, खामोश है तो इधर ही, प्लांट एंड मशीनरी तो है कोई नहीं। पीपीई के अंदर तो और एसेट्स ही होते हैं जी। यूटिलिटीज वर्किंग नंबर 10 से आ गया, और क्लोजिंग में 67 ट्रेड एंड अदर पेबल्स में ये आ गए। वर्किंग कोई नहीं की, ये सवाल में गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट लो, ये भी कर दो यार, रश से घटाइए ना, फिर रह जाएगा सिर्फ हम रह जाएंगे और रिवैल्यूएशन रह जाएगी जी। टैक्स चार्ज फॉर द ईयर इज 200, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 200 से टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और टैक्स पेएबल क्रेडिट। तो ट्रेड एंड पेबल्स के बाद फिर टैक्स पेएबल कर दें हम, ये अलग ही रखा करें, ये ट्रेड एंड पेबल्स में शामिल नहीं करना। हुकूमत को टैक्स देना है, पेबल आना है, रिफंडेबल, ये फेस पे शो कर दिया करो, मुनासिब यही होता है, ठीक है। अच्छा जी, जी बेटा, किस में? प्री पेमेंट, ट्रेड डेट्स जी, प्री पेमेंट कहाँ पे डालते? ट्रेड डेट्स में डाल देते। हाँ हाँ, तो कर ले, मैंने कभी मना किया? लेकिन मैंने तो कभी नहीं किया प्लस, मैं तो लेजर ही बनवाता हूँ, मैं तो एक ही काम करता हूँ, लाइन का बैगर हूँ, आपको पता है, ताकि ज़िंदगी आसान रहे मेरी और मेरे बच्चों की भी। आप कर सकते हैं ब्रैकेट में जी, जब महारत हासिल हो जाती है ना, आप ये बात करने के काबिल आप आज हुए। पहले दिन तो आपने ये नहीं कहा था जब मैंने एक्रूवल का लेजर बनाया, समझ रहे थे, समझ आने पर तो आप बहुत कुछ ब्रैकेट में ही कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। महारत आती जाएगी इंशाल्लाह, आप बहुत कुछ करेंगे, अभी तो टाइम बड़ा बचाएंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब चलो, अब सेकंड एडजस्टमेंट फिर पहले कर लेते हैं, जल्दी से कर लो जी। अब यहाँ पे अच्छा सेकंड भी हो जाएगी इधर ही, ये शुक्र करो कि उसने ना एंट्री रॉन्ग पता है क्या की हुई है, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, ठीक है। चलो, मैं ये वाली एंट्री भी यहाँ पे हो सकती है, इतनी कुछ जगह है इंशाल्लाह, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग हो जाएंगी, रेक्टिफाइंग तो हम करते नहीं आजकल। तो वर्किंग नंबर 11, उसके बाद फिर मेरी यहाँ से माजरत है, कुछ छोटी मोटी वर्किंग भी तो यहाँ फिट कर दूंगा। अब एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी? 2। अब ये ज़रा लेट की क्योंकि ज़रा लंबी वर्किंग थी, मैंने कहा आराम सुकून से करेंगे, ठीक है। देखो कितने नंबर आ चुके हैं हमारे ऑलरेडी, अभी भी ये एडजस्टमेंट छोड़ के ट्रायल बाकी पोस्ट कर दो, वो भी नंबर हैं, अभी तो वो भी रहते हैं। तो बस ये एडजस्टमेंट रह गई है, एक करेक्शन वाली और एक रिवैल्यूएशन वाली जी। ओरिजिनल होना, अच्छा सवाल की ना रूटीन और मतलब सॉल्यूशंस के अंदर मैंने क्यों लिखा होता है ओरिजिनल रॉन्ग और स्टार्ट में रेक्टिफाइंग होता है, वो जैसे करेक्शन फेरर का टॉपिक है ना, तो रिक्वायरमेंट रेक्टिफाइंग एंट्री, वो इसलिए इस तरह से पड़ी होती है। आप बेशक वर्किंग करने ऐसे ही किया करें, ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। ओरिजिनल होना चाहिए था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और पीपी इकट्ठा ही गिवन है ना? नहीं, अलग अलग है, प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग अलग है, देख लूँ ज़रा एक दफ़ा, प्लांट अलग इक्विपमेंट अलग, और ये क्या चीज़ है? इक्विपमेंट है, ठीक है, फिर इक्विपमेंट लिख लेते हैं जी। तो इक्विपमेंट क्रेडिट, अब करना है इसको क्रेडिट किससे? कॉस्ट से, अक्यूमुलेशन निकालेंगे और कहानी खत्म। प्लांट एंड इक्विपमेंट आर डेबिटेड एट 10% स्ट्रेट लाइन, प्लांट एंड इक्विपमेंट 10% एंड 15%, यानी कि इक्विपमेंट 15% और स्ट्रेट लाइन पे होता है। चलो ये भी आसानी हो गई। अदर इनकम में प्रोसीड शामिल है, गलत एंट्री है। रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर, मतलब इस दिन हमने ये एसिड बेचा था। फिर कहता है द कॉस्ट एंड WDV ऑन साल का पहला दिन, द कॉस्ट एंड WDV ऑन साल का पहला दिन, 1 जुलाई 14 पर कितना है? वर्थ 2 लाख, और तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी है इसकी? 200, और अक्यूमुलेटेड एक्शन कितनी? बुक वैल्यू दी हुई है उसने,
कॉस्ट और बुक वैल्यू दी हुई है ना, तो हमें एक्यूमुलेशन तो निकालनी पड़ेगी। अब वेरी आसान, लेकिन एक मसला है। वो मसला ये है कि 1 जुलाई 14 की हमें बुक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बुक वैल्यू चाहिए 31 दिसंबर 2014 की। चलो जगह इस्तेमाल हो ही गई फिर हैं। तो वर्किंग नंबर 12 मैंने ओपन की इसके लिए, ठीक है। और मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है टिल एज ऑन, टिल लिख दूँ, एज ऑन जगह ज़्यादा लग जाती है। चलो एज ऑन 1/7/14 कितनी 130। ये कैसे निकाली आपने 200 माइनस 70 करके, ठीक है जी। फिर डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ्स, टिल अब जगह नहीं है लिखने की 31 दिसंबर, तो वो आप कैसे निकालेंगे जी, यही 200 इंटू 15% इंटू जी, तो टोटल क्या हो गया जी 145। तो वर्किंग 12 में हमने 145 भी वर्कआउट कर लिया। 100 रुपये कैश आया ना। अब पीएनएल में 45 का गेन, शायद वो मैंने पढ़ते हुए इसको 30 कहा था, वो मुझे लगा था शायद कि वो डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू है। बहरहाल 45 का गेन होना चाहिए था ये। अब वो कह रहा है कि भाईजान इन्होंने कर क्या दिया है, इन्होंने अदर इनकम में इंक्लूड कर दिया है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कर दिया इन्होंने। तो व्हाट हैज बीन डन बाय अकाउंटेंट, अब मैं ओरिजिनल कर लूंगा जी, कैश डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट कितने से 100 से। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि इक्विपमेंट की रीवैल्यूएशन की वर्किंग भी बड़ी जो है ना वो टेक्निकल हो जानी है, ठीक है। तो बहरहाल उसको करते हैं बाद में, फिलहाल ओरिजिनल, चलो 1 मिनट के लिए मैं ओपन कर लेता हूं आपके लिए इक्विपमेंट, देखता हूं इसकी जरूरत पड़ी तो फिर ठीक है। इक्विपमेंट का जो बैलेंस ट्रायल में नजर आ रहा है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, कल बताया था। इक्विपमेंट का जो बैलेंस नजर आ रहा है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। भाई डिस्पोजल है तो ओपनिंग तो नहीं होगा, क्लोजिंग होगा। डिस्पोजल तो है पर रिकॉर्ड अभी ओपनिंग है। डिस्पोजल होता और गलत रिकॉर्ड होता तो आधा तितर आधा बटेर, डिस्पोजल होता और सही रिकॉर्ड होता तो क्लोजिंग होता, लेकिन ये तो क्या है ओपनिंग। कितना 700, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये शुक्र है कि उसने रीवैल्यूएशन भी दरमियान में ही करवाई है इसी दिन। बहरहाल एक्यूमुलेटेशन का ओपनिंग कितना है, खुद ही बताया उसने ओपनिंग कितना, ओपनिंग ये 2014, ये इधर होना चाहिए था, ठीक है। ये भी दूसरी करेक्शन है जी, चेक कर लें सवाल को, जाके देख लेते हैं। ये 2014 यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना जी। अच्छा जी, तो ये भी करेक्शन, ये भी करेक्शन, ये 2014 इधर लिखी, ठीक है। इतनी मुश्किल से लाया था मैं, बल्कि यहाँ लिखते हैं ऐसे, चलो सीधा आ गया इधर आसानी से। अच्छा जी, अब ये भी मैंने लिख लिया, वैसे ही लिख लिया ताकि जरा वो तरतीब के मुताबिक जी। कितना 2। अच्छा, अब मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है जी, ओरिजिनल को पोस्ट कर दें, रॉन्ग को उल्टा दें, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को क्या कर दें डेबिट, कितने से जी 145 से। बस यहाँ एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है 2 है, एडजस्टमेंट 2 है।
जी, सिर्फ ये भी लिख दे तो काफ़ी है, डिस्पोजल लिख दें तब भी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैश को डेबिट करना था, वो तो कर ही दिया है। पीएनएल को क्रेडिट करो, अदर इनकम कोई और तो नहीं है नजर आई सवाल में, वो क्या है? ट्रायल में गिवन है, जगह जगह कोई नहीं है मेरे पास, मैं ब्रैकेट में ही काम चला रहा हूँ। अदर इनकम के अंदर जी कोई चीज़ आ ही जाएगी, फिलहाल तो मैं ये लिखने लगा हूँ 45। ये कहाँ से मिला जी हमें? वर्किंग नंबर। अब भाई यहाँ पर भी ब्रैकेट में कर सकते थे ये 45 की कैलकुलेशन आप, अच्छा करने को जी सब इजाज़त है, आई कैप करता ही सारा कुछ ब्रैकेट में, लेकिन हम नहीं करते जी। उसके बाद इक्विपमेंट को क्रेडिट करना था 200 से, तो कर दें 200 से। एडजस्टमेंट 2 का ये असर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अदर इनकम को 100 से क्रेडिट किया हुआ है, तो इसको फिर क्या कर दो, डेबिट कर दो 100 से, -100। अब अल्टीमेटली हुआ क्या हुआ था, इससे समझ आई हमें कि एक इनकम 45 रुपए की रिकॉर्ड करने की बजाय उल्टा 100 की ही रिकॉर्ड कर ली, ऐसे बोलना चाहिए था। उल्टा इनकम 100 की ही रिकॉर्ड कर ली। अब होनी कितनी चाहिए थी? 45, हो कितनी गई? तो 55 से क्या करना चाहिए? हो गई ना काम, हमने तो तरतीब नहीं छेड़ी। तो एक तरतीब पे सवाल करने का सिर्फ ये होता है कि हर दफा को नवा कट्टा ना खोलें हम, काम तो हमें आता ही है। अब हो तो 45 से भी, अब रेक्टिफाइंग एंट्री जो करेगा वो क्या करेगा? एक्यूमुलेशन डेबिट करेगा, कैश कुछ नहीं करेगा। पीएनएल क्रेडिट होना था 45 से, हो गया 100 से, तो 55 से डेबिट करेगा और इक्विपमेंट को क्रेडिट कर रहा होगा। अब वो 55 से डेबिट करने का मतलब, इनकम डेबिट का मतलब 55 से उसको कम करना है, तो वो भी यहीं पर ही पहुंचता जैसे हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने एडजस्टमेंट यहीं पे कर दिया, मेरे पास जगह नहीं है, वरना आप इसमें भी क्या कर सकते थे, एक ओपन करते यहाँ वर्किंग कहीं पे जगह ढूंढ के अदर इनकम की, तो एज पर ट्रायल भी उसमें आ जाती, प्लस माइनस भी हो जाता। तो यही वर्किंग है जो एज पर ट्रायल लिख के प्लस माइनस करते थे, ये ब्रैकेट में भी हो रही है। अब मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, तो आपको पता है अब क्या हो रहा है, ठीक है, सही है, डन, सही है। चलो ये एडजस्टमेंट तो गई हो। प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करते हैं जी, अच्छा जी बड़ी मेहरबानी, 15%, 10% स्ट्रेट लाइन, अच्छा जी ठीक है। द कंपनी रीवैल्यूड इट्स नॉन करंट एसेट्स ऑन 31 दिसंबर, वैल्यूअर हैज सजेस्टेड फॉलोइंग वैल्यूज। अब पहले प्लांट को ही पकड़ो क्योंकि इक्विपमेंट ने तंग करना है, ठीक है। जगह जगह अब कोई नहीं बची है, यहीं पे करता हूँ, फटाफट करते हैं अपनी वर्किंग्स, ठीक है। तो फिलहाल तो वर्किंग का नंबर मैंने लगाया किसको, रीवैल्यूएशन वाली वर्किंग को, वर्किंग नंबर 13 पे पहुंच गए हम जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, अभी तक तो सवाल में कोई मसला नहीं आया, पूरे सवाल में सिर्फ एक मसला है छोटा सा, और प्रोविजन फॉर ऑब्सोल्यूट स्टॉक भी नई चीज़ थी, बट वो बिल्कुल ऐसे जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थी, समझ आ गई। अब एक बार हो गया, अब आइंदा के लिए वो भी मसला हल हो गया। तो बेसिकली रिस्क कवर कर रहा होता है उस्ताद जो है ना, आपको जब काम करा रहा होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी, तो पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, मिलती जुलती उससे आ सकती हैं पर्चे में, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ रिमेनिंग लाइफ निकालने का मसला था, वो भी इक्विपमेंट का, ठीक है, ओके। हाँ, बहरहाल यहाँ पे क्या आ गया जी, प्लांट नहीं, पहले मैंने कहा प्लांट कर लें, आसान नंबर ले लें, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। अब आसानियां हैं जी, 1 जुलाई 2014 पर बुक वैल्यू लेनी है हमने, और सवाल के अंदर गिवन है बुक वैल्यू ये 2500 माइनस कर दें 1000 तो 1500, ठीक है। तो 2500 माइनस 1000, यानी इसमें भी आसान नंबर मौजूद जी। तो आपकी ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आ गई? अब क्या इसको 1 जुलाई 14 को ही रीवैल्यू कर रहे हैं? अब ये पहली बार आपके सवाल में आया, यहाँ ना आता तो फिर आखिरी क्लास में भी हो रहा होता, तो वो काम हो रहा होता, क्योंकि ये पर्चे में आ सकता था, मिड ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन, ठीक है। ये आपके IAS 16 के चैप्टर का हिस्सा था, लेकिन रहता रह गया, इसमें टाइम इतना लग गया था, हम अगले टॉपिक पे गए, फिर हमने सोचा करेंगे,
तो ये चीज़ें सोचते हैं ना करेंगे और नहीं होती, तो फिर एंड पे बैठ के मैं इन सारियों को देखता हूँ। तो रिवीजन क्लास हमारी जो होती है दरअसल गैप एनालिसिस क्लास भी होती है। आपको बताऊँ रिवीजन कोई नहीं होती, ठीक है। रिवीजन यही होती है कि आपको पूरी अटैम्प्ट पिछली करा दी जाती है, तो सारे टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो एक दो उस्ताद सवाल एक्स्ट्रा भी करा देता है। प्लस असल में तो हर चैप्टर में देखना है कौन सी चीज़ रह गई है तो वो करवा दी जाती है उसको, ताकि घर जाने से पहले अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हुआ जा सके। तो अगर ये सवाल में एडजस्टमेंट ना आती तो ये फिर आपकी एंड वाली क्लासेस के अंदर ये वाला सिचुएशन आपके सामने आना ही था। रिड्यूसिंग बैलेंस अभी भी रिवैल्यूएशन नहीं करवाई मैंने, कहीं ना आएगी तो ना आएगी, फिर आखिर में जाके वो सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह। 10 मिनट भी नहीं लगने, लेकिन बस एक बार टूटा हुआ टेम्पो आगे बना हुआ है तो छेड़ते नहीं है, फिर एंड पे कर लेंगे। रिवीजन भी तो करनी है, उसी को रिवीजन कहते हैं, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स को रिवैल्यू कर दिया उन्होंने 31 दिसंबर 14 पे, और वैल्यूअर ने सजेस्ट किया है प्लांट 1650 पे ले आओ। बड़ा ही आसान काम है, इसलिए मैंने पहले प्लांट को पकड़ा। भाई आपके ना असूल मैंने कहा था नहीं बदलने आपने। रीवैल्यूएशन हमने सीखी थी सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द ईयर से, फिर वो रीवैल्यूएशन एंड ऑफ द ईयर पे चली गई, हमने देखा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब रीवैल्यूएशन मिड ऑफ द ईयर में भी आ जाए। मिड ऑफ द ईयर का मतलब ये नहीं कि एंड मिड में होगी, 3 महीने बाद हो जाए, 9 महीने बाद हो जाए, मतलब साल के शुरू या साल के एंड पे नहीं, दरमियान में किसी भी वक्त हो जाए, तो भी आपने असूल नहीं बदलना। आपका असूल क्या है, पहले 31 दिसंबर पे पहुंचे, डेप्रीशिएट करके पहुंचेंगे, फिर ट्रांसफर करें जितनी डेप्सिट पड़ी हुई है, फिर सरप्लस लॉस को रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद रीवैल्यूड एसेट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्सिट करें, ठीक है। अब यही मिड में आ जाए तो कोई मसला नहीं है, 6 महीने की डेप्सिट चार्ज करें, एसिड को रीवैल्यू करें, फिर रीवैल्यूड अमाउंट को अगले 6 महीने डेप्सिट कर लें रिमेनिंग लाइफ। उसी दिन जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई उसी दिन रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, यही सिखाया था आपको, तो कुछ भी नहीं बदला। प्लांट देखिएगा कैसे डेप्रिशिएट होगा, पहले कब तक, 31 दिसंबर 14 तक, ठीक है जी। अब ये 31 दिसंबर 14 तक डेप्रिशिएट होना है। क्या रेट बताया जी उन्होंने, 10% का दूसरा मतलब पता है ना क्या होता है, 10 ईयर्स। 10% का दूसरा मतलब पता है क्या होता है, पता नहीं सर, वो यार 1/0.1 करके हम 10 ईयर्स निकालते थे, तो ये बाद में यूज करना पड़ेगा, फिलहाल तो काम चल रहा है, तो फिलहाल मैंने 10% ही लिख दिया, ठीक है। तो 10% या डिवाइड बाय 10 कर दें, ठीक है। ये 1 साल की डेप्शन आ गई, लेकिन हमें 1 साल की नहीं चाहिए, हमें ये, तो 6/12 जी 125। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन क्या आ गई, अब ये 1375 वो बुक वैल्यू है जो आपने कंपेयर करनी है रीवैल्यूड अमाउंट से। और पता है बैलेंस शीट पीएनएल का सवाल करते हो तो मैं एंट्रीज करता ही नहीं हूँ, मैंने तो आपको तरीका ही सिखाया हुआ है। यानी सारा कुछ कर करा के एंड पे क्या करेंगे, ये बुक वैल्यू उठाएंगे एसिड के नीचे वाली और उठा के उसको बैलेंस शीट के मुंह पे दे मारेंगे, ठीक है, मतलब रख देंगे। अच्छा, अब इस दिन एसिड को करें रीवैल्यू, तो वही असूल, एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये जिंदगी में पहली बार भी आपको करना पड़ता, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस वाला बच्चा भी इसको कर सकता था। बस यही बात उसको याद रह जाती कि उस्ताद ने कहा था अपने कॉन्सेप्ट पे पक्के रहना, अपने असूल मत बदलना। सवाल नहीं याद करना होता, असूल याद रखना होता है बस, ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट ने कितनी बताई है, तो 1650 पर उठाकर अगर ले जाएं इसको तो 275 का क्या आ गया जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। मुझे लगता है ऐसे है, मैंने फिर ये नहीं अगली लाइन पढ़ी थी और मैंने शायद ट्रांसफर कर दिया होना सोल्यूशन में। बहरहाल अल्लाह करेगा नहीं किया, बहरहाल मैं तो नहीं करूँगा आज, अब मैंने ध्यान से पढ़ा सवाल को, ठीक है। क्या है जी, वो कह रहे हैं ट्रांसफर नहीं करना। अच्छा, अब 1650 को हमने डेप्रीशिएट करना है अगले 6 महीने, और डेप्रीशिएट करने के लिए हमें चाहिए रिमेनिंग लाइफ, और रिमेनिंग लाइफ सवाल में कहीं गिवन, असल में सवाल में तो गिवन नहीं होती, हम निकाल लेते थे, लेकिन हम निकाल सकते अगर उसने डेट ऑफ परचेज दी होती। तो हम कहते 1 जुलाई 2014 तक मसलन 3 साल गुजर गए, ओरिजिनल लाइफ 10 साल थी, 3 गुजर गए तो बाकी 7 रह गए, 4 गुजर गए तो बाकी, डेट ऑफ परचेज गिवन तो मसला ही नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने गलती से और फिर अगले दिन मजबूरी के दर्जे में रिमेनिंग लाइफ निकलवाई थी, याद है। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्यूमुलेटेड, पहले तो लाइफ निकाल ली ना टोटल, ठीक है, टोटल लाइफ कितनी है तो पहले बता दी हमने, 10 साल है। अब आज तक कितने साल गुजर चुके वो हमें मिलना था इससे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 14 पर कितनी है, 1000,
और स्ट्रेट लाइन मेथड बता रहा है कि 1 साल की डेप्शन होती है 250, इसका मतलब कितने साल गुजर चुके, 4, तो रिमेनिंग 6। लेकिन ये रिमेनिंग 6 मुझे किस दिन मिले हैं, यकम जुलाई पे। ये मेरी आज रीवैल्यूएशन की डेट नहीं है, रीवैल्यूएशन की डेट मेरी क्या है, 31 दिसंबर। तो 6 महीने ऐड कर दो तो ये 4 नहीं 4.5, 4 नहीं 4.5 बन जाए। तो अगर 4.5 बन गया, ओरिजिनल 10 में से 4.5 निकाल दो, बाकी 5.5 रिमेनिंग लाइफ। अब ये बहुत आसान था, उसकी वजह है इसका सीधापन, इसमें गलती नहीं थी, ठीक है। दूसरा जो इक्विपमेंट है उसके अंदर चूंकि थोड़ी सी गड़बड़ है, तो थोड़ा उसको 31 दिसंबर तक लाएंगे तो फिर सही वाला लाएंगे, सही वाला लाएंगे तो जो फिगर उसने दी हुई है सवाल में उसको ऐड लेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान ये करना। देख लेते हैं, फिलहाल ये तो निकल आए ना, इसका मतलब मुझे वर्किंग नंबर अब करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 14 करूंगा मैं, ठीक है जी। और इस वर्किंग 14 में मैंने क्या निकालनी है जी, असल में रिमेनिंग लाइफ, ठीक है जी। अब रिमेनिंग लाइफ मैं निकालने लगा हूं जी फिलहाल प्लांट की। अब प्लांट की रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो मैंने सबसे पहले तो टोटल लाइफ निकाली, ओरिजिनल लाइफ लिखें, टोटल लाइफ लिखें, आपकी मर्जी है, क्या लिखना पसंद करेंगे वैसे, ठीक है जी। ओरिजिनल लाइफ या टोटल लाइफ आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 0.1, यूं करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0.1 जी, 10 ईयर्स। ये तो है जी ओरिजिनल लाइफ। अब ईयर्स यूज्ड, ईयर्स यूज्ड या पास्ट कर लो यार, टिल, यूज जरा छोटी जगह पे आ जाता है, टिल यकम जुलाई 2014। अब ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला याद है क्या होता था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में उसने बताई है कितनी, तो थोड़ा सा इधर कर लें यार, अगर तो यहीं पे ही वर्किंग हो जाएगी, प्लांट के अलग करते हैं उसके अलग कर लेंगे, ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो जी देखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने बताई है हमें कितनी, 1000, डिवाइड करो इसको 2500 का 10%, पुराने वाला, ठीक है ना जी, जितना वो डेप्सिट होता चला आया जैसे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आता है, 1000, 2500 इंटू 10% का आंसर आता है 250। तो 250 जब 1000 से डिवाइड होता है तो पता लग जाता है कि, तो यहाँ तक कितने हो गए जी, 4 ईयर्स पास। हालांकि ये एक स्टेप में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं वो अगले के लिए ज़रा तैयारी करा के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ईयर 4 पास हो गए हैं तो रिमेनिंग लाइफ निकल आएगी, लेकिन ये रिमेनिंग लाइफ होगी एज ऑन यकम जुलाई 2014, वो होगी 10 माइनस 4, 6 साल। लेकिन मुझे चाहिए रिमेनिंग लाइफ अपनी रीवैल्यूएशन के दिन, ठीक है जी। सवाल ख़त्म है बस, और कुछ नहीं सवाल में, बस यही था, लेकिन दूसरे में थोड़ा टेक्निकल है। तो सवालों में अब क्या बचा है, कुछ है नहीं ना, फिर भी हर सवाल में हम रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि रिपीट होता रहे कुछ ना कुछ ऐसा जो रूटीन में आना है और नया भी आता रहे। तो यकम 31 दिसंबर कर लो, 31 दिसंबर 2014 तक अगर करना है आपने, तो आपने क्या करना है जी, 6 + 0.5 कर दें, ये आ जाएगा जी आप, ओ सॉरी माइनस 0.5 कर दें, तो ये क्या आ जाएगा जी, 5.5 ईयर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने लिखा जी 5.5 और आपने रेफर किया वर्किंग 14, ठीक है जी। अब ये तो कर लिया आपने हशर, 1650 डिवाइडेड बाय 5.5 ईयर्स करके, नशर भी करेंगे, नहीं नशर की जरूरत नहीं जी, बोलें 6/12, वेरी गुड, लाजमी करना है, 6/12 भी लाजमी करना है, क्योंकि 6 महीने की डेप्शन तो पूरे साल की निकल आएगी जी, 150। चल, अब हमारी इस प्लांट की डेप्रिसिएशन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल में, आ गया ना प्लांट, मुझे लग रहा था पहले कोई नहीं है, आ गया प्लांट, ठीक है। इसकी डेप्शन कहाँ जानी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल में, लेकिन ये दो हिस्सों में होकर जा रही है, 125वीं, और तो ये ऐड कर देंगे, डेप्शन ऑन प्लांट लिखेंगे 125 + 150 टोटल एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरह से इक्विपमेंट भी जो होता है बेटा, बड़े बड़े इक्विपमेंट कोई कहा जाता है खामोश है, तो वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में डाल सकते हैं। बहरहाल अगर आप अजम्पशन लेंगे ये कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट एसी शेसी है तो एडमिन में भी डाल सकते हैं, ठीक है।
बहरहाल प्लांट एंड इक्विपमेंट उसने इकट्ठा लिखा हुआ, तो बेहतर यही है कि उसको भी देख लेते हैं। चलो फिलहाल तो 30 जून 2015 पर मैं पहुंच गया अपने प्लांट को लेकर, और मेरा प्लांट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको नहीं छेड़ना, अब इसको भी एज इट इज़। आज मैंने चेन इक्विटी नहीं बनानी कल की तरह से, तो आज ये भी डायरेक्ट लेके जाएंगे, पता लगे कि क्या फ़ायदा है इसका। ट्रांसफ़र भी होता तो वो भी हो चुका होता विद इन इक्विटी, और हमारा क्लोजिंग सही आ रहा होता जी 1500 और 275। तो प्रैक्टिस ही है बेटा जो आपने अभी तक टिका कर की अल्हम्दुलिल्लाह, और आप आगे भी इसको कंटिन्यू रखिएगा ताकि ये मसला आपको ना आए कभी भी। अच्छा जी, अब मैं तो कहता हूँ इसकी पोस्टिंग शोस्टिंग कराते हैं, ठीक है। बल्कि पहले एक बार रिवाइज करते हैं। कहाँ जाएगा? एक्सपेंस है, पीएनएल में जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा? पीएनएल का एक्सपेंस ही है, 2 हिस्सों में आ जाएगा बस, और क्या। ठीक है जी। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? ओसीआई में। गेन है लॉस है? गेन है, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी यहाँ पर नहीं आना, बस इन्होंने उठकर चले जाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। अब अगर तो ट्रांसफ़र होता तो मैंने बेशक डायरेक्ट तब भी बना सकता था चेंज इन इक्विटी, रीवैल्यू रिटेन्ड अर्निंग्स में ओपनिंग लिखता, प्लस ऐड करता प्रॉफिट, और प्लस ये भी ऐड कर देता, और यहाँ से माइनस होकर बैलेंस शीट में इसने जाना था। तो बस जी ये हमारा प्लांट हो गया ख़त्म, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पहुँचाएँ जहाँ पहुँचानी है। प्लांट की डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में आ गई, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट लिख देता हूँ, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट जी बेटा 125 प्लस 150, इन दोनों के साथ एक ही बार रेफर कर दो, वर्किंग 30 जी। मसला कोई? अच्छा, उसके बाद ये भी गया, ये भी गया, ये कहाँ ले जाएं? ओसीआई में। रीवैल्यूएशन सरप्लस है, कितना जी? वर्किंग नंबर 270 पॉजिटिव आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट ये क्लोजिंग, असल में पीपी के 2 आइटम से तो मैंने एक छोटी सी वर्किंग खोली थी, लेकिन देखो कितनी जगह रखी है बस, क्योंकि मुझे पता था कि हम तो वर्किंग में से उठाएंगे प्लांट की क्या चीज़? बुक वैल्यू डायरेक्ट थी। वर्किंग नंबर 13 में हमारे पास पड़ी हुई है कितनी? तो ये एज इट इज़ आ जानी है, यहाँ पे मसले ही कोई नहीं होना, ठीक है। और आखिरी चीज़ क्या रहेगी जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये कहाँ चला जाएगा क्लोजिंग? तो इक्विटी के अंदर आपको पता है शेयर कैपिटल आता है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, बिल्कुल, और फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है जो आ गया है। तो यहाँ पर क्लोजिंग आया करता है रीवैल्यूएशन सरप्लस। वो क्लोजिंग भी उतना ही जितना रोज हुआ था, क्योंकि ट्रांसफ़र को करते हैं। अच्छा सॉरी 275, ठीक है, ओके। ये है जी वर्किंग सारी। तो इस वर्किंग का फ़ायदा बड़ा है, हर चीज़ ऐसे 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 जाती है। क्या हुआ? डायरेक्ट हो गया कुछ? कब से डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम, आज तो चेन इक्विटी भी नहीं बनाई। क्या हुआ बताओ यार? कुछ तो हुआ यार, हैं? कुछ तो हुआ यार। मक्खी फिर आ गई आज बड़े दिनों बाद। छुट्टियां बढ़ी गई हैं तुमने, हैं? पेपर नहीं देना था तुमने? मेरी स्टूडेंट है, तुम्हें क्या? लेक्चर लेके आइए लैब में। हाँ जी, कोई मसला हुआ? बस थोड़ा सा मसला इसमें होना है, तो नहीं मसला हुआ है तो बताएं, हंस क्यों रहे हैं? मसला बताएं, हंसने की क्या बात है? मसला हो सकता है, कोई बात नहीं जी। वर्किंग 14 है, हमने 14 लिखी। अच्छा वो नीचे भी कोई होनी है ना फिर। हम भी, ये क्या है? इक्विपमेंट। चलो जी इक्विपमेंट था पहले हर जगह पे मेरे ख्याल से, है ना? नहीं बाद में ही था, चलो मैंने वैसे ही बाद में रखना, पहले भी होता। तो 1 जुलाई 2014 पर कितनी कॉस्ट है इसकी? 700, वेरी गुड। और अक्यूमुलेशन ओपनिंग कितनी है?
अब ये 270 जो है मेरे बच्चों, ये 1 जुलाई 2014 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, इसको टिक भी कर दें तो ये भी गया 700। आखिरी ये बस बात है, अब खत्म होगी कहानी। लेकिन ये 700 ओपनिंग डेट का है, अच्छी बात है। दौराने साल ना इसमें ये मसला आ रहा है कि इस एसेट ने बिकना भी है। बिकना है तो इस वर्किंग में से आपको मैंने, हालांकि ये रीवैल्यूएशन से पहले बिक रहा है, हालांकि रीवैल्यूएशन से पहले बिक रहा है, नहीं तो सेम डे ही हो गया ना, पहले डिस्पोज कर देंगे, रीवैल्यू करके बेचेंगे, नहीं कॉस्ट के ऊपर ही निकाल देंगे मेरे ख्याल से। तो क्या जरूरत है, मतलब एक चीज आपने बेचनी है, किताबों में रखनी, तो रीवैल्यू करके किताबों से निकाल दो, हद होगी। पहले निकाल दो फिर बाकियों को रीवैल्यू कर लो यार, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस तो अनरियलाइज्ड गेन है, तो वो अनरियलाइज पहले बुक करो फिर उसको ट्रांसफर करो, हद होगी यार। निकाल रहे हो एसेट निकालो, जो बचे उनको करो रीवैल्यू, कॉमन सेंस की बात है ये। मतलब आपने एक एसेट बेचना है, जिस दिन बेचा उस दिन बाकियों को रीवैल्यू भी किया, तो आप कह रहे हो नहीं पहले मैं इनको इसको करूंगा रीवैल्यू, इस पे गेन बुक करूंगा, ओसीआई से होता हुआ जाएगा रिटेन अर्निंग्स में, रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में, फिर साथ ही में कहूंगा वो ये तो बिक गया, इसका सारा सरप्लस रियलाइज हो गया, तो हद होगी, हद होगी। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहरहाल पता नहीं क्या होगा, अभी तो सवाल में देखते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं इस बात में, ये मैं बिल्कुल मैं ऑपोजिट हूं इस पे। ठीक है, अच्छा जी बताओ भाई, 430। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो है वो करनी है हमने डिस्पोजल की अलग, और यार ये तो सारी वर्किंग ही चेंज करनी पड़ेगी यार, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आ जाते हैं। बेटा याद करें, ठीक है रीवैल्यू नहीं हुआ, लेकिन याद करें हम डेप्रीशिएट करते थे एसेट को 6 महीने, जो बिकने वाला होता था उसको 6 महीने अलग डेप्रीशिएट कर लें, बल्कि मैं तो कहता हूं अलग ही कर लें। अलग इसलिए कर लें, क्यों डेप्शन आपको आसानी से मिल जाएगी, डिस्पोज होने वक्त की नजर आ जाएगा इसकी इतनी डेप्शन है, इकट्ठा ना ही करना, फिर काबू नहीं पड़ना। अब देखो थोड़ा सा मसला सिर्फ एक, जिसने ये एडजस्टमेंट छोड़ी, 20 नंबर का सवाल है, उसके 17 फिर भी आ गए। लो मैं वैसे बता रहा हूं, लेकिन चलो हम तो करेंगे ना अभी। अच्छा जी, अब जो बिका है, जो झुका नहीं, जो बिक गया है, वो कितना है 200। ये 200 का आपने डेप्रिसिएशन का मामला सिर्फ 6 महीने तक का करना है, और बाकी को भी पहले 6 महीने तक ही करना है, क्योंकि फिर बाकी जो बचेंगे उनको रीवैल्यू भी तो करना है। खैर चलें, तो क्या आ गया जी, 200 इंटू, और 15 भी करना पड़ना चाहिए, चलो 15% इंटू 6/12 जी 15। अब ये पीएनएल में जाना है, देखो पहले से ही पीएनएल लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 14 तक बकाया एसेट्स को भी डेप्रिशिएट कर लो। मैं भी इसको दोबारा लिख रहा हूं, ये मैंने क्यों 2 बार लिखा, मुझे वो अलग चाहिए डेप्शन, हो सकता है मुझे, हो सकता है क्या चाहिए है, चाहिए है ये जो 15 था, ये 15 क्या है, ये कहीं निकाला तो था मैंने अभी, ये याद आ गया, ये 15 है। ठीक है, तो ये 15 मुझे अलग चाहिए था, इसलिए मैंने वहां पे अलग निकाला। इन पहले वो वर्किंग करते और फिर ये डिस्पोजल कर लेते तब भी ठीक था, चले खैर। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन 2000, ये बाकी कितना बच गया 200, ये 700 में से 200 चला गया ना। अब मैं यूं लिख दूं 700 माइनस, बल्कि 500 डायरेक्ट लिख देता हूं, 500 इंटू 15% इंटू 6/12 जी बोलो, 27.37। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, एहसान है आप लोगों का, 37.5। ठीक है भाई, ये 37.5 भी कहाँ जाना है, पीएनएल वाला आइटम ही है। अच्छा, अब ये हमारा एसेट पहुंच गए हैं 31 दिसंबर 2000, लेकिन इनमें से डिस्पोजल को मैं अभी निकालने लगा हूं। ठीक है, फिलहाल तो ये बुक वैल्यू में इंक्लूडिंग डिस्पोजल है, बोलो 377.5। अब याद है इस दिन हम क्या किया करते थे, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल को माइनस कर देते थे, तो बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग बच जाती थी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2000, इस जगह बस मैंने क्यों बनाई, निकल ही आनी थी बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग, है ना। चलो खैर, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल इसमें से माइनस करें। अब बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकल सकती है बड़े आसानी से, देखना जरा बुक वैल्यू डिस्पोजल कैसे निकलेगी, बोलो 70 क्या थी स्टार्ट ऑफ द ईयर बुक वैल्यू, 15 इसमें से मजीद माइनस हुआ, आसानी हो गई ना, तो कितना
55 को यहाँ से निकाल दो। अब जो रिमेनिंग है वो आपने एसिड्स क्या कर लेने हैं, रीवैल्यू। तो बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग, तो ये थोड़ा सा काम बचपन में किया हुआ है, अब कभी कभी होता है यार बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग, कैसे थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं चीजें, कोई मसला नहीं। पूरे सवाल में वाहिद एक टेक्निकल बात आई, शुक्र है कुछ आया तो सही। रिमेनिंग इक्विपमेंट जी 322.5। ये क्यों मिट गया, किसकी बेटा, मैं क्यों समझाऊं तुम्हें जब सवाल ने से बताया हुआ था 70। कितने गया यार, मन लगते हो। ये बुक वैल्यू एट यकम जुलाई 14 दिस इक्विपमेंट की 70 थी, मजीद 15 की डेप्शन हो गई, तो ये अब कितनी रह गई, ठीक है। यानी आपको यहां से दिखा देता हूं, इन दोनों को नेट करो, 200 माइनस 145, वही 55 निकाल ली जरा और तरीके से। तो आप वो वैसे भी कर सकते हो, 200 माइनस वो, लेकिन वो फिर लंबा काम हो जाना, ये आसान लग रहा था मुझे, ठीक है। बहरहाल जैसे भी निकालो, बुक वैल्यू निकालो यहां से, कटो इन। अच्छा जी, अब रिमेनिंग की बुक वैल्यू आ गई है जी, मुबारक हो। अब इसको क्या कर लें, रिमेनिंग एसिड्स को हम क्या कर लें जी, इनको रीवैल्यू कर लें, ठीक है। ये रिमेनिंग जो हैं इनकी एक लाइन छोड़कर हमने लिखी रीवैल्यूड अमाउंट, कितनी है जी 170। ओए होए होए होए, गड़बड़ हो गई, एग्जैक्ट 175। इसमें तो क्या आ गया जी, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया 140.5, जरा नाल चमड़ाई फिर देने ना कसमें। अब ओसीआई में इसका कख नहीं जाना, ये क्या है, लॉस। पहले कोई सरप्लस पड़ा नहीं था, तो ये सारे का सारा लॉस कहां चला गया, पीएनएल में। अब ये अदर एक्सपेंसेस में हम डालते होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये 147 आएगा। चलो इसको तो डैश लगा के लिखे ना, इसमें तो कुछ नहीं होना, अब रह सिर्फ वही गया बस। क्या करेंगे जी, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। तो यहां तक भी बच्चों ने पहुंच जाना है, रिमेनिंग लाइफ ना भी निकले तो स्टिल फिर वो एक ही नंबर रह जाना है जो नहीं मिलेगा। खैर है, गलती पे गलती के नंबर नहीं करते जी। 147.5। चलो जी, अब आपको मैं देता हूं पूरा 1 मिनट, आप रिमेनिंग लाइफ निकाल दें मुझे अब इक्विपमेंट की। अच्छा जी, अब ये चूंकि क्लियर होता कोई नहीं है, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो इक्विपमेंट बिका है वो और जो बाकी बचा है वो सारे के सारे इकट्ठे ही खरीदे होंगे, ऐसे ही। हमने रिमेनिंग लाइफ जब निकालनी है ना, वैसे मैं बता रहा हूँ, तो जो हमारे पास बचे हैं उन्हीं की निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आगे यूज़ होने हैं, ठीक है ना। तो ज़रा इसका ध्यान रखना था यहाँ पे। चलें, पहला स्टेप तो आपने कर ही लेना है इसमें, वो क्या है जी, 1 डिवाइडेड बाय 0.15 इज इक्वल टू इंटू 100 करे तो, ओ सॉरी 6.7 कर लूँ, 6.7 ईयर्स। ये ज़रा मशवरे से हो गया ना, अब ये बाद में फिर 2 लेके चलने पड़ने थे। अच्छा, अब उसके बाद ईयर्स पास टिल यकम जुलाई निकालने हैं, तो मैं कहता हूँ यार आप निकाल ही दो उस एसिड को जो हमारे पास रहा नहीं। तो खैर आपके पास 700 माइनस 200 कर दें तो क्या बचता है, 500। ये 500 क्या है, आपके उन एसिड्स की कॉस्ट जो आपके पास रह गए, ठीक है। इसको आप डिवाइड, सॉरी आपने अक्यूमुलेटेड एप्शन लेनी थी ना, ठीक है। अब अक्यूमुलेटेड एप्शन कितनी गिवन है सवाल में,
इस 270 में से आपने माइनस कर देनी है कितनी, सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 130 कितनी जी, ये अब लिखना पड़ेगा मुझे अलग से। ये मैंने क्या किया जी, 130 माइनस किया। ये 130 क्या है, ये 130 क्या है, ये 130 है, ये 130 है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। मैंने इसको अलग कर दिया जी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग लाइफ हमने किसकी निकालनी है बेटा, जो बचे हैं, तो उन्हीं बचे हुओं को लेकर आए। ये क्लियर तो नहीं है कि ये इकट्ठे खरीदे गए थे, हो सकता है उसकी रिमेनिंग लाइफ डिफरेंट हो, वो तो जब होता तब होता देखते, अब तो वो बचा नहीं है, ठीक है। तो फिर एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल आपने कैसे निकाली जी, सवाल में गिवन था 200 कॉस्ट है, 200 कॉस्ट है और 70 क्या है एक्यूमुलेटेड ये बुक वैल्यू, तो एक्यूमुलेशन आ गई 130। अब मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स में से एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल अलग कर दी। अब जो बाकी बची है वो मेरी सिर्फ इन रिमेनिंग एसेट्स की एक्यूमुलेटेड, ये वाहिद पॉइंट है जिसमें मसला था, बस पूरे सवाल में और कोई मसला नहीं है। मैं ये कहता कहता एंड तक आ गया हूँ, आप देख लें, ऐसा ही है, ठीक है। तो बरकत के एक आधा पॉइंट होना भी चाहिए, वरना तो आज का दिन जाया लगना था, आपको लगना था हफ्ते को कार्रवाई प्रोग्राम किया इसने, फाइनल अकाउंट्स तो खत्म हो गया, वैसे खत्म हो गया फाइनल अकाउंट्स, क्या करें जी। डिवाइड करेंगे इसको, हाँ पहले तो बेटा वो निकालो ना, 700 माइनस 200 करके 500, अब इस पे लगा दो आप 15%, ठीक है। तो ये पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा ही होगी कैलकुलेशन यहाँ पे। मैंने हर चीज़ लिखने की कोशिश की है असल में, ताकि हर चीज़ लिखी जाए आपके सामने। तो ये क्या है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमेनिंग एसेट्स की डिवाइडेड बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिवाइड बाय डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स 1 साल की जी, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि यही बचे पड़े हैं, तो जो बचे पड़े उन्हीं की रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे जी। बोलो 1.9 ईयर्स गुजर चुके थे, तो रिमेनिंग लाइफ एज ऑन 1 जुलाई बन गई 4.8 ईयर्स, लेकिन हमने तो 4.8 में से भी 0.5 अब माइनस करना है, क्योंकि हमने आना है 31 दिसंबर 14 पे, तो 4.3 ईयर्स आ गया, ठीक है। बस ये 4.3 ईयर्स वाली फिगर जो है, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम, बस ये किसी भी तरह से निकाल ली आपने तो बस, और कोई मसला था ही नहीं, बाकी तो वही नॉर्मल रूटीन का काम था। हाँ, नई चीज़ हमने जो सीख ली वो क्या सीख ली, रिमेनिंग लाइफ निकालना, ये मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन करना, तो कोई नई चीज़ ऐसी खास निकली नहीं, ठीक है। तो 4.3 100, ये कितना आया, ये कितना था, अच्छा 170, मैंने जीरो ऐसे लिखा होता, 175.0, तो 175 जो है इसको आपने डिवाइड किससे करना है जी, वर्किंग ये 4.3 से, और ये वर्किंग नंबर कौन सी है जी, इसकी 15 है, 14 15 तो 16 पे पहुंच गया कम जी, वर्किंग 16, ठीक है। और 6/12 आंसर इज 20.4। हाय हाय 20.4 भी ना लिए, 20.345, तो 20.4 ही कर लो ना, ठीक है। लो जी 20.4 की डेप्शन आ गई बुक वैल्यू। बेटा इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है, चलें 3 4 5 है, ऐसे ही है, ये 5 है, अच्छा चलो ये 5 जब राउंड करेगा इसको तो ये 5 हो जाएगा, ये इसको राउंड करेगा तो सही है ना। बड़े बच्चों की तरह शुरू हो जाते हैं, किसी ने 4 लिख दिया 5, इससे ये गलती नहीं है, डबल एंट्री बराबर हो जानी, यही एक्सपेंस उधर जाना, यही इधर माइनस हो रहा है, हद हो गई। इतने बड़े बड़े रोले पे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पॉइंटा नहीं रोले पे राउंडिंग नहीं आती माशाल्लाह से जी। 154.6। और ये हो गया खत्म। अब पीएनएल के अंदर क्या जाना है जी, 1 2 3 डेप्रीसिएशन प्लस आज कुछ और भी जाना है जी, हाँ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो चलो पहले डेप्रीसिएशन लिख लेते हैं, डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट भी यहीं मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इक्विपमेंट बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जो पड़े होते हैं हमारे फैक्ट्री में। तो डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट नंबर 1 है उसमें 15, फिर है उसमें 37.5, फिर 20.4 बोला भी आपने जी, वर्किंग नंबर जी टोटल, बड़ी मेहरबानी।
ये डेप्रिसिएशन तीनों हो गई, 1 2 3, इधर 3 क्यों निकली हैं, डिस्पोजल वाले की अलग निकाली, बाकियों की अलग, ठीक है। उसके बाद ये P&L क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस, और कोई अदर एक्सपेंस तो नहीं है। अच्छा अगर हुआ ना तो मैं यहां से काट के ब्रैकेट में लिख दूंगा उस वक्त, फिलहाल तो मुझे लिखने दो, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में मैंने यहीं पे ब्रैकेट में लिख दिया, गुजारा चलाया, क्या जी, रीवैल्यूएशन लॉस। वर्किंग का रेफरेंस दे दो मुझे जी, कितना, लो जी। P&L ये क्या है, ये तो अच्छा वो डिस्पोजल हो गया, उसकी एंट्री पहले कर दी। ये क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस चला गया P&L में, और क्लोजिंग ये भी P&L में डेप्शन चली गई, क्लोजिंग 154.6, 154.6 ये क्या है जी, इक्विपमेंट की बुक वैल्यू, वर्किंग नंबर 15 से आ गई जी, 1654.6 लो जी, खत्म कहानी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वर्किंग नंबर 3। अब बस ट्रायल की पोस्टिंग रह गई, ये करो तो घर जाओ, कल मंडे से शुरू करेंगे फिर जो पेंडेंसीज हैं, या कहते हो तो 3 बजे तक कर लेते हैं एक आधा सवाल, नहीं हो सकता है, क्योंकि देखें ना आप, देखें ना वीकेंड भी है ना, वो बच्चों के सवाल फंसे हुए हैं 1 2, सिर्फ सरहद शुगर और मिंट की एडजस्टमेंट डिस्कस कर लूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, तो 15 को मिनट एक्स्ट्रा देने, पहले आए थे पूरा करो, पहले आए थे पहले ही रोला पा देंगे हो जी। स्टॉक ओपनिंग 1500, ओपनिंग स्टॉक 1500, नेक्स्ट, कितना अच्छा है ना, आपकी क्लास आखिरी है। नेक्स्ट, ट्रेड डेटर्स तो चले गए बेटा, कैश एंड बैंक 1759, कैश एंड बैंक 17, नेक्स्ट है जी परचेजेस 6987, 6987 की परचेजेस आ गई, बस ये मुफ्त के नंबर अब उठाने हैं जी। सैलरीज एंड वेजेस 843, कोई लेजर लूजर कुछ आया था, बोलो ले आओ इधर सीधा, सैलरीज एंड, अब मुफ्त के नंबर, सैलरीज एंड वेजेस कितना जी, 843। नेक्स्ट, वेयर हाउस रेंट गया, रिपेयर गया, यूटिलिटीज गया, क्योंकि ये ट्रायल में चले गए तो वहां से एक्सपेंस निकाल लिए। इंश्योरेंस एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई, सुभान अल्लाह, मुफ्त का नंबर है। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना, 300। नेक्स्ट, बैड डेट रिटर्न ऑफ गया, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री गया, क्योंकि यहां से हमने लेजर में इनको पहुंचाया था और वहां से फिर एक फिगर लेके गए थे। अक्यूमुलेशन हो गया दोनों का, प्रोविजंस हो गई, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग 2500, यार सो इजी ना, ये मुफ्त के नंबर कितने आसान होते हैं। अब मुश्किल एडजस्टमेंट होती हैं 1 2, लेकिन वो मिस भी हो जाए तो मैं ये कहता हूं आपको कि मैक्सिमम मार्क्स फिर भी पड़े। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग कितनी है, 960। अब आज हम इधर ब्रैकेट में, पता है कल से ये शुरू किया हुआ है, 960। अब अगर ट्रांसफर होती तो वो यहां से नजर आ रही होती फिगर, वो एंट्री में दिखा देता हूं। अगर ट्रांसफर होती, मसलन ट्रांसफर अगर होती यहां पर, तो ये रिटेन रिवेंस सरप्लस डेबिट यहां से ही देखते और यहां पे उसको कर देते ऐसे क्रेडिट, ठीक है। फिर उसी तरह से इधर से 275 के बजाय 200 लेट से 50 आ जाता, तो वो 50 उठ के आ जाता, किधर गया, यहां पर, और ये भी बढ़ चुका होता तो वो भी एडजस्ट हो जाता, लेकिन ट्रांसफर का मामला था ही नहीं, ठीक है जी। ट्रांसफर उन्होंने कहा था इग्नोर करें, मतलब वो ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट, ठहर जाओ यार जी। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 1545, बचत की थी जगह की यहां पर 15, तो बचत होगी, ट्रेड अदर पेबल्स इकट्ठे आ गए। इसने अगर अलग लिखना है तो ट्रेड पेबल्स यहां से 1545 आ जाता और अदर पेबल्स यहां पे इकट्ठे करता, दोनों ये भी हो सकता था,
कोई मसला नहीं, इतनी पाबंदी नहीं है जी। कोई और चीज़ ना आ जाए कि यही है बस 1668। फिर जी नेक्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू 10706। एडजस्टमेंट पहले की गलती नहीं हो सकती, तो 10706 माइनस 390। ये 390 किसी वर्किंग में था, डायरेक्ट गिवन था? डायरेक्ट गिवन था जी, 316। नेक्स्ट अदर इनकम 425। अदर इनकम यहां पे लिख दो, जगह छोड़ी हुई है 425। जिन्होंने जगह नहीं छोड़ी होगी वो यहां पे प्लस कर देंगे, क्या मसला जी। 370। उसके बाद जी ओपनिंग एक्रूअल्स हैं 2 अदद जो ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसे क्यों किया हुआ है, समझ नहीं आ रही? अच्छा हाँ जी, ट्रायल भी सारा पोस्ट हो गया। तो बोलो क्लोजिंग बताओ, ये कॉस्ट ऑफ सेल बताओ। 7180.9। 71 वर्किंग नंबर 1 7180.9 जी। चार्ज एंड वालों को फिर पता नहीं क्या लगना है जी। 3135.1 ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्किंग 2 में से आने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल करिए 1840.5। पता नहीं पॉइंट्स क्यों लिखवाते हैं ये जालिम। 1840.5 129.6 प्लस 370 माइनस 145 इज इक्वल टू 1517.1। ये 26, ये सारा कुछ यही वाला हो तो 2683.5। चलो शुक्र टाइम ना दसता है, वरना बैलेंस शीट से जाके पता लगना सी जी। अच्छा 26 ये है, ये 2683.5 हो गया, तो ये हो गया 451 पॉइंट प्लस दिस माइनस दिस 670 माइनस दिस 474 पॉइंट। इसको पहले इधर लिखो 474.1 ठीक है जी। कितना आ गया 34.1। अब बेशक इसका टोटल लिख लो 740, क्योंकि ये टोटल कहीं जाना नहीं ना होता, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहां सब कुछ ही पहुंच गया ना जी। अब इक्विटी टोटल मारो 4209 पॉइंट, लायबिलिटीज का टोटल मारो 18.0। हाँ 0.0 लिख दिया ना आगे मैंने, ये सही नहीं है 18 चलो जी 77.1। एसिड्स का टोटल कर दो 4422.5 this plus this 6077.1। ओहो बैलेंस हो गया। आगे अगला सवाल करें पर्चे में हैं, अगला सवाल करें जी। ले आओ भाई इधर ले आओ, 10 मिनट और दे दो मुझे, अल्लाह के नाम पे 10 मिनट दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे 10 मिनट दे दे बाबा। अरे कौन सा टेस्ट देना है? ओ सरहद शुगर और मिंट वाले एडजस्टमेंट सिर्फ कर लें डिस्कस हैं। देखो मंडे को फिर ये करना पड़ेगा, तो ये जनाब ओके हो गया। वर्किंग देखें जी, वर्किंग देखें जी, वर्किंग वर्किंग ऊपर वाली वर्किंग नहीं देखनी, ये वाली वर्किंग सिर्फ देखनी है। ठहरो 1 मिनट ठहरो, इसको साइड पे करने दो,
वो मैंने वैसे बताया था कि देखो यार ये पोस्ट ऐसे होता है, ठीक है ना। वो फिर हमने बात वैसे ही हमने क्लोजिंग उठा ली इस वर्किंग से। तो ये वर्किंग 13 और 14 और 15 और 16, माजरत ये मैं बोर्ड पे नहीं कर पा रहा था, जगह ही कोई नहीं थी। तो प्यारे भाई एक बार जरा उधर से तस्वीर पहले बनाओ, बल्कि इजाज भाई इधर से पहले लाओ, हाइब्रिड वालों पहले ये तस्वीर खींचो, खींच ली, नजर आ रहा है ना हाइब्रिड वालों? किसी के हाथ सर सुर आ रहा है तो बता दो, उड़ा देते हैं। अच्छा अब उधर ले जाओ भाई, अब पूरी स्क्रीन उधर भी लगा दो बच्चों को, फिर इसकी फोटो शोटो खींच लो। अब घर पे इस सवाल को दोबारा करना है बगैर सोल्यूशन देखे, कसम उठा के। फिर जब हो जाना है तो गलती निकलनी है, सिर्फ उस पर स्टार लगाना है और दोबारा इसको फिर तब करना है जब कभी रिवीजन करनी है और उसमें ये होगा। ओके अच्छा, उसके बाद छुट्टी नहीं दी अभी। अच्छा मतीन हो गया, अब यूनस रह गया है और बस यूनस रह गया है। यूनस और कौन सा रहता है? यूनस के बाद दूसरा भी रहता है, चलो उसकी खैर है, और एबीसी भी रहता है। तो एबीसी आप कर लीजिए, यूनस मैं करवा दूंगा, फिर मंडे का दिन इस पे लगा लेते हैं अभी, ठीक है। और बस मुझे 2 सवाल कराने दें, ये डिस्कस खत्म कर देना। 7 तो वैसे ही रहता है ना बेटा, वो तो भी कर ही नहीं सकते ना आप। उसमें एक चीज लिखी हुई है, दसो वाला तो पता है दा, कर लो फिर, कर लो, नहीं कर लो हैं। 3 नहीं, अभी 10 मिनट रहते हैं यार, आज हफ्ता है, प्लीज थोड़ा सा पढ़ लो, 10 मिनट और यार, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज यार, मिन्नतें करा रहे हैं उस्ताद से। बस ये इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट और मिंट लेमोनेड की ऐसे। अच्छा मिंट वाली का बच्चे ने पूछा था, तो उस बच्चे को जवाब देने के सिर्फ मिंट, एक काम कर लिया मैंने, मिंट लेमोनेड, बस मिंट लेमोनेड, बस चलो। सरस शुगर कैंसिल, मींस बोलो पेंसिल, सरस शुगर कैंसिल। चुप है, कितने वे मिनट, ये बेटा इधर आओ, बस बेटा ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट थी, कर लेते हैं डिस्कस। चलो 5-7 मिनट जो लगेंगे इस पे लगा लेते हैं। ये तो नहीं करनी पड़ेगी ना, चौथी तो नहीं करनी पड़ेगी, चौथी तो इजी है। सुनो इधर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट कॉस्ट इनकर्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड इन यकम फरवरी, ऑन यकम फरवरी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाज मेट ऑन यकम मई, प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर, एस्टिमेटेड है कि इसकी लाइफ 5 साल होगी, और ऑल कॉस्ट इनकर हुई हैं इवनली, ये असूम करो, असूम। अच्छा जी, अब असल में हम पहले अपना ओरिजिनल खाता बना लेंगे, ठीक है जी। तो होना की चाहिए सी दसो, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 2 है, 2 है, 3 है, हाँ 3 है, मैं वही कह रहा हूं जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड ऑन यकम फरवरी। तो यकम फरवरी को क्या हुआ जी? रिसर्च स्टार्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बड़े सवाल के हिसाब से भी और इनके हिसाब से तो होता ही है। फिर यकम मई को क्या हुआ जी? क्राइटेरिया मेट, और उसके बाद 31 अक्टूबर पे क्या हो गया जी? डेवलपमेंट कंप्लीट। तो अब वो कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेप्रेजेंट्स, हम उधर गए और हमने कहा फिगर लबो, उन्होंने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट 180 रेप्रेजेंट्स टू क्या? कॉस्ट इनकर्ड ऑन न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब पूरा 180 हमने पकड़ लिया और हमने कहा चल भाई तुम हो टोटल। अब वो कह रहा है कि रिसर्च स्टार्ट हुई थी यकम फरवरी को, मुक गई है 31 अक्टूबर को, तो जनवरी कोई नहीं और नवंबर दिसंबर को नहीं, तो कितने महीने की कॉस्ट है ये? तो 9 में से फरवरी मार्च अप्रैल, तो 3/9। मुझे पता है इसमें मसला नहीं है, मुझे सिर्फ पता है आपको मसला आ रहा है कि रॉन्ग का क्या करना है। 60। अच्छा, उसके बाद इन टांगीबल में क्या फेंक दो? अब आसान काम किया करो, 180 माइनस 60, और जो दूसरे वाले हैं वो 6/9 भी कर सकते हैं जी। तो कैश क्रेडिट और साथ के साथ एमोर्टाइजेशन करना मत भूलिएगा, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट। तो 120 फड़िया डिवाइडेड बाय 5 करया नवंबर, हाँ 2/12 जी।
4 और 4 ऐते होना चाहिए सी, पर उसने क्या किया है, देखो ना, उसने कहीं लिखा नहीं होगा सारा उसने क्या किया है, उसने तो बस ये लिखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 180 की ये रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब उसने बेसिकली यही तो एंट्री की है, कैश तो क्रेडिट हुआ है ना, उसने उसको डेबिट कहाँ किया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये तो कोई हेड ही नहीं होता, या तो रिसर्च एक्सपेंस होगा, डेवलपमेंट एक्सपेंस होगा, या इंटेंजिबल होगा, ये तो कोई हेड ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड था, जैसे सस्पेंस टाइप चीज होती है, उसको समझ जैसे नहीं आई तो उसने कैश तो क्रेडिट हो ही गया था, डेबिट जैसे सस्पेंस को कर देता, वैसे उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से कर दिया, महसूलत हो गई। यानी उसने क्या किया है, उसने R&D, क्या लफ्ज लिखा हुआ है, R&D, बस R&D, मतलब ट्रायल के मुंह पे नजर आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेबिट और कैश तो क्रेडिट ही होता है 180। अब आप रेक्टिफाइंग एंट्री करें तो भी ठीक है, और अगर आप ओरिजिनल को पोस्ट करके रॉन्ग को उल्टा दें तो भी ठीक है। क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें, ओरिजिनल पोस्ट होगी, ये कहां जाएगा जी, एडमिन एक्सपेंस, पूरा बोलो, ये बन गया इंटेंजिबल। कैश क्रेडिट होना था, ये तो हो गया, कुछ नहीं करना ना, ठीक है, तो ये एडमिन में चला गया, ये एसिड बन गया। एमोर्टाइजेशन भी कहां पे फेंक दो, अब ये चूंकि प्रोडक्ट है तो मैंने इसका क्या कहा था आपको, क्या फेंक दो, सेलिंग एक्सपेंस में, ठीक है। अब और अमोर्टाइजेशन भी वो नेट ही हो ही जाता है। अब अगली बात, इस 180 का क्या करें, बाकी तो सब ओरिजिनल आपने कर दिया ना, कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। ये तो डबल एंट्री पूरी की पूरी होनी थी ना, ये पूरी की पूरी हुई नहीं होती, तो ये पूरी की पूरी डबल एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना, सही है। अच्छा, अब एडमिन एक्सपेंस, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक चीज डेबिट हुई पड़ी है, सही करने के लिए क्या करो, इसको उल्टा दो। अब इसको उल्टा दो यहीं फेस पर ही, ये पड़ा हुआ है डेबिट, नहीं लिखा हुआ उसने, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस टाइप चीज है ना, तो ये डेबिट पड़ी थी, इसको क्या कर दें, क्रेडिट। यहां पे क्या रह जाएगा, 0। तो ये मैंने रॉन्ग उल्टा दिया, ठीक है। तो ये रॉन्ग एंट्री जिसने नहीं पोस्ट करनी होती वो ऐसे करता है, और जिसने रेक्टिफाइंग एंट्री वाली अप्रोच से चलना था उसने एंट्री यूं करनी थी, एक्सपेंस डेबिट 60, इंटेंजिबल डेबिट 120, रिसर्च क्रेडिट 180, तब भी वही होना था, ठीक है। और ये होनी थी, नहीं हुई, यही कर लेनी थी, ठीक है। तो ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई। कोई मसला, रेक्टिफाइंग एंट्री भी मैं कर देता हूं। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है जी, एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस में डेबिट 60 से, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, और गलती से इसने R&D डेबिट कर दिया था, इसको क्रेडिट कर दिया। फिर एमोर्टाइजेशन डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें, ये पूरी एंट्री ही नहीं हुई, तो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, वैसे मिंट भी ऐसे ही हो जाना, मिंट में, सॉरी मिंट तो हो गया, ठीक है सर, शुगर भी कर ले, ये समझ आ गया। अच्छा अभी रुक जाओ, अगली एडजस्टमेंट देख लो, हो सकता है उसमें कोई मसला हो। पिक्चर अब जी मंडे को अभी करा दूं, जी करा दूं, अभी बैठते हो, बाकी सबको राजी कर लो, मैं तो करा दूंगा, मैं तो जेड़ा काम आज हो जाना है आप पे, तो कल इतवार है, रिलैक्स हो सकता यार, 2-4 कुछ ना करा सकता, पहले ही क्लास आधी तो खैर है नहीं, ज्यादा है, 20-25% वैसे ही छुट्टी में आज, नहीं मैं मर्जी बना लूंगा, इस मामले में मैं आपकी मर्जी पे आ सकता हूं अगर आप कहीं पढ़ाना है तो। अच्छा सुने, तीसरी एडजस्टमेंट हो गई, चौथी एडजस्टमेंट है, ऑफिस बिल्डिंग की बुक वैल्यू इतनी थी, कोई मसला नहीं, चलो ठीक है जी, फिर इसको ओके कर दिया हमने। फिर भी कोई मसला हो तो आप मंडे को पूछ सकते हैं, जिंदगी रही तो। होमवर्क में आपको सवाल दिया ABC, ABC अब करनी है आपने, ठीक है जी, ABCDEFG। अल्लाह हाफिज।